नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 53 आपके लिए लेकर आया हूं। टोटल 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये सीरीज है साथियों। तो यहाँ पर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और टोटल टेस्टों की सीरीज है ये। 100 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। तो लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है, चाहे पात्रता परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, निर्विवाद में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। एक उपसर्ग है, इसमें 2 उपसर्ग है, 3 उपसर्ग है और 4 उपसर्ग है। तो देखो, निर्विवाद शब्द का निर्माण, एक तो निर उपसर्ग लगा हुआ है, एक इसमें वि उपसर्ग लगा हुआ है और वाद इसमें मूल शब्द है, उससे शब्द बनता है निर्विवाद। तो साथियों, इसमें 1, 2 मतलब टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आपके प्रश्न संख्या 1 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, तच्छिव शब्द में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है और व्यंजन संधि है। तो देखो, आपके तच्छिव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 2 में। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो तच्छिव शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शिव। क्या होगा साथियों? तत् प्लस शिव बराबर शब्द बनेगा तच्छिव। यहाँ पर व्यंजन है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो और बाद में स्वर या व्यंजन आए तो उसमें व्यंजन संधि होती है। दूसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके, अत्याचारी शब्द बना है प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से। मूल शब्द है, उपसर्ग के मेल से बना है और उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बना है। तीसरे प्रश्न में सही आंसर देखिए। तो देखो, यहाँ पर अगर हम देखें अत्याचारी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, पहले ये देखते हैं साथियों। अति प्लस आ प्लस 4 प्लस ई, यहाँ पर अत्याचारी शब्द इससे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें मूल शब्द है 4 और अति उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और ई क्या है? प्रत्यय। मतलब आगे तो क्या आ रहा है? उपसर्ग और बाद में क्या आ रहा है? प्रत्यय। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बना है, न कि प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? मीना खाना खा रही थी, मीना खाना खा लेना, मीना ने खाना खाया है और मीना ने खाना खाया था। तो देखो, पूर्ण भूतकाल आपको बताना है कि किस विकल्प में यहाँ पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो मीना खाना खा रही थी, खा रही थी मतलब यहाँ पर क्रिया पूर्ण नहीं हुई है साथियों, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है विकल्प नंबर 1। तो मीना खाना खा लेना, खा लेना मतलब यहाँ पर अभी नहीं खाया है, तो खा लेना तो बाद वाली बात है, तो ये भूतकाल का ही उदाहरण नहीं है। मीना ने खाना खाया है, खाया है मतलब अभी अभी की बात है, तो फिर आसन्न भूतकाल के अंतर्गत ये चला जाएगा। और मीना ने खाना खाया था, खाया था मतलब भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है बहुत पहले, तो वो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अर्थात प्रश्न संख्या 4 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4 आपके सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 4 में ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो पांचवा प्रश्न है, कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? तो वह अच्छा खिलौना है, मोहन अच्छा लिखता है, अच्छा परसों मिलते हैं और वह अच्छों के साथ पढ़ता है। तो देखो, जिस विकल्प में अच्छा शब्द संज्ञा आपको लग रहा है उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 5 में चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक आपको अच्छा से संबंधित ही देखना है, क्वेश्चन की क्वालिटी भी है। तो देखो, पहला विकल्प देखे तो वह अच्छा खिलौना है, तो मतलब खिलौनों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है? विशेषण। मोहन अच्छा लिखता है, तो लिखने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी क्या है? विशेषण। संज्ञा क्या है? मोहन। अच्छा परसों मिलते हैं और वह अच्छों के साथ पढ़ता है, अच्छों के साथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ, और व्यक्ति मतलब संज्ञा। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये आपके अच्छा पद का संज्ञा रूप है साथियों। आपके प्रश्न संख्या 5 में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। पुरुषोत्तम शब्द है, संधि है, समास है, अव्यय है और सर्वनाम है। तो देखो, सर्वनाम तो पुरुषोत्तम शब्द है नहीं, ना ही अव्यय है। पुरुषोत्तम में संधि हो रही है पुरुष प्लस उत्तम से शब्द
शब्द बनता है पुरुषोत्तम। पुरुष प्लस उत्तम शब्द क्या बना? पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? ए के बाद में ऊ आ रहा है साथियों, ओ रहा है तो गुण संधि हो रही है, तो ये संधि का उदाहरण है। और पुरुषों में है जो उत्तम, तो इसमें समास भी है, अर्थात यह संधि एवं समास दोनों है साथियों। प्रश्न संख्या 6 में आपके पहला विकल्प भी सही है और आपके दूसरा विकल्प भी सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन से विकल्प में तत्सम, तद्भव व देशज शब्द का क्रम है? तो ऊंचा, अश्रु और सपना, अश्रु, गांठ और कांच, कृष्ण, क्षत्रिय और ताकत और सभी। तो देखो पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए और तीसरा देशज होना चाहिए। ऐसा किस विकल्प में दे रखा है? तो साथियों यहाँ पर जो ऊंचा शब्द है ये तत्सम नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कृष्ण सत्र शब्द तत्सम है, लेकिन क्षत्रिय शब्द भी तत्सम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आपके राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 में विकल्प नंबर 2 अश्रु। अश्रु का आंसू तद्भव होता है, तो ये तत्सम है। गांठ, गांठ शब्द तद्भव है और काच, काच शब्द क्या है साथियों? देशज है। तो दूसरे विकल्प में बिल्कुल क्रम के अनुसार दे रखा है, पहला शब्द तत्सम है, दूसरा शब्द तद्भव है और तीसरा शब्द क्या है? देशज है साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है आपसे? तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद है, तो क्रिया विशेषण पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है और क्रिया पद है। देखो तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में जो सही आंसर रहेगा वो आपको देखना है। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। साथियों यहाँ पर जो तेज शब्द है, तेज दौड़ती हुई गाय, तो मतलब दौड़ना क्या है? विशेषता है साथियों। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर कि भाई गाय तेज दौड़ रही है, यहाँ पर तेज शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो विकल्प 1 आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, वाच्य से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल और इनमें से सभी। तो देखो वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 प्रकार वाच्य के होते हैं साथियों। वाच्य से क्या ज्ञात होता है? तो जो वाच्य होते हैं इनसे साथियों क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य, ना कि क्रिया का रूप और काल। विकल्प आपके 1 सही है, यहाँ पर भी पहला ही विकल्प सही है आपके 9वें प्रश्न में भी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो यहाँ जो पुल्लिंग शब्द है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है साथियों। हिंदी अच्छी होती है, तो हिंदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्णिमा, चांदी, ये दोनों भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन दही अच्छा होता है, तो अच्छा होता है मतलब दही शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। तो फिर आपके प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों? सेकंड विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है दही शब्द। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ओगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। तो देखो जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है उस शब्द का आपको चयन करना है साथियों। जैसा यहाँ पर कपूत शब्द में पूत मूल शब्द है और क उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि इसमें तो उपसर्ग है। लाचार में चार मूल शब्द है, ला उपसर्ग लगा हुआ है। ओगुण में गुण मूल शब्द है, ओ उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो तीसरा, पहला और जो दूसरा विकल्प है, इन तीनों में ही क्या लगे हुए हैं साथियों? उपसर्ग लगे हुए हैं। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है लड़ाकू, लड़ाकू में लड़ना प्लस आकू से लड़ाकू शब्द बना है, तो इसमें प्रत्यय लगा है न कि उपसर्ग। किसमें लगा है साथियों प्रत्यय? चौथे विकल्प में, इसमें उपसर्ग नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 11 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, एक अंग होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं और चार होते हैं। तो देखो
वाक्य के मुख्य अंगों की संख्या प्रश्न नंबर 12 में पूछी जा रही है। साथियों, यहाँ पर वाक्य के मुख्य अंग दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या क्या? उद्देश्य और दूसरा क्या होता है साथियों? विधेय होता है। यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर रहेगा। देखो, आपको प्रत्येक 5-7 दिन में एक मेगा टेस्ट भी मिल रहा है पूरे 150 प्रश्नों का, और वो भी दोनों लेवल के लिए साथियों। पूरे 150 प्रश्नों का दोनों लेवल के टेस्ट लिए भी टेस्ट मिल रहा है। जैसे कि मैंने कल ही आपके यहाँ पर मेगा टेस्ट डाला है साथियों। 4-5 दिन बाद वापस मेगा टेस्ट डाल दूंगा। बीच बीच में क्लासेस चलती रहेगी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा अपनी तैयारी को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देख लेंगे। 13वां प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? चांद का। विधु, साधुकर, भानु और निशाकर। तो इनमें से जो चांद शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 13 में करना है। साथियों, यहाँ अगर हम देखें तो विधु, साधुकर, निशाकर ये तीनों ही साथियों चांद के पर्यायवाची है, लेकिन जो भानु शब्द है, भानु चांद का नहीं, भानु शब्द तो सूर्य का पर्यायवाची है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 13 में, ये आपके सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न, फूला ने समाना मुहावरे का अर्थ है कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज करना और उत्तरदायित्व लेना। तो साथियों, फूला ने समाना एक मुहावरा है ये, और इसका आपको सही अर्थ बताना है प्रश्न नंबर 14 में। देखो, हम अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं फूला ने समाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब हमें खुशी का अनुभव होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब साथियों इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कि इस मुहावरे का फूला न समाना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न करना। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो देखो, भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। साथियों, दिए गए विकल्पों में से यहाँ हम कहानी को कह रहे हैं, यहाँ कहानी को लिख रहे हैं, यहाँ घटना का वर्णन कर रहे हैं, मतलब अपनी चीज अपनी तरफ से, खुद की तरफ से यह अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन श्रुतलेख में सिर्फ और सिर्फ सुनकर के लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है? श्रुतलेख में सुनकर के लिखना साथियों। तो सुनकर के लिखना मतलब डायरेक्टली खुद की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, अतः ये सबसे कम उपयोगी है। ये तो अशुद्धियाँ संबंधी संशोधन के लिए होता है साथियों, ठीक है, भाषा आकलन के लिए नहीं होता है श्रुतलेख। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 16 है, पहली कक्षा में है, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो वाक्य लिखना भी, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी और चित्र बनाना भी। देखो, पहली कक्षा 1 की बात की जा रही है। तो साथियों, इनमें से कौन सा कक्षा 1 में भी लिखना के अंतर्गत आ जाता है? तो वाक्य लिखना तो लिखने के अंतर्गत ही आएगा, उसको थोड़ी अलग से ऐड किया जाएगा। शब्द लिखना, अक्षर बनाना, और साथियों ये तीनों चीज़ तो लिखने की वाली चीज़ें हैं। शब्द भी लिखते हैं, अक्षर भी बनाते हैं, वाक्य भी बनाते हैं। लेकिन कक्षा 1 जो होती है, अगर उसमें बालक चित्र भी बना रहा है, क्या बना रहा है? छोटे छोटे इसे गोले बना रहा है साथियों, यूं गोले बना रहा है, उसको इस तरह मिला रहा है, इसको ऐसे कर रहा है, खींच रहा है, तो ये चीज़ें भी लिखने के अंतर्गत आ जाएगी कक्षा 1 में। क्यों? क्योंकि बालक सीखने का प्रयास कर रहा है। तो चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आ जाता है। 16वें में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे के साथ, चोम्स्की के साथ, स्किनर के साथ और ब्रूनर के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। आपके साइको में भी पूछ लेते हैं, हिंदी में भी पूछ लेते हैं, आपके SST में भी इस प्रश्न को रख देते हैं, आपके ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो भाषा अर्जन है साथियों, ये नोम चोम्स्की के संबंध में इसका नाम जुड़ता है। किसका नाम जुड़ता है? नोम चोम्स्की का नाम जुड़ता है। नोम चोम्स्की
का संबंध किससे है? भाषा अर्जन से है, क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था, और इसी भाषा विकास के सिद्धांत में इन्होंने भाषा अर्जन बताया था साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग सिखाना, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग और साहित्य की रचना करना। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ इनमें से लिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम साहित्य की रचना तो करना सिखाएंगे नहीं, पूर्णतः गलत है साथियों। आलंकारिक प्रयोग भी नहीं सिखाएंगे, तो प्रभावी प्रयोग या वर्णमाला सिखाना। साथियों, ज़्यादा बेटर आंसर है आपके विकल्प नंबर 3 में। भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर यदि बालक भाषा का प्रयोग कर सकता है, प्रभावी रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, दूसरे के विचारों को ग्रहण कर समझ सकता है, तो यही बिल्कुल भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होगा। विकल्प आपके 3 18वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। तो देखो, जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है साथियों, हम चीज़ों को जो पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या अक्षर ज्ञान को मानोगे, गति को, अर्थ को या प्रवाह को? तो साथियों, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अर्थ। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, चाहे कितनी ही तीव्र गति से पढ़े, अक्षर ज्ञान हमको हो, प्रवाह है, लेकिन यदि हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा साथियों। जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते, तो फिर वो पढ़ना भी क्या पढ़ना। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को और प्रश्नावली को। साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा संबंधी आकलन करना है तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए बच्चों की एक फाइल बनाई जाती है जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। इस फाइल में बच्चों की प्रगति से संबंधित समस्त गतिविधियां जो होती है उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है साथियों। अतः हम भाषा आकलन में प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्व किसको देंगे साथियों? पोर्टफोलियो को देंगे। विकल्प 1 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 है आपके, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। यह वाक्य है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखो, पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग वाक्य नहीं है, इसलिए ये संयुक्त या मिश्रित वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है साथियों। प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? आपके प्रथम विकल्प सरल वाक्य इसका सही आंसर है। ये वर्गीकरण जो होता है सरल, संयुक्त, मिश्र, ये किसके आधार पर वर्गीकरण होता है? तो ये रचना के आधार पर वर्गीकरण होता है साथियों। 21वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। आपके 22वां प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मेरा बड़ा भाई पंकज पेशे से वकील है। यदि भाग्य में लिखा है वह तो होकर रहेगा, और सब काम सोच समझकर करना चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो किसका उदाहरण है साथियों? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर बताइएगा। तो देखो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये मिश्र वाक्य नहीं है साथियों, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। मेरा बड़ा भाई पंकज पेशे से वकील है, ये भी मिश्र नहीं है, सरल है ये भी। और यदि भाग में लिखा है तो वह होकर रहेगा। तो साथियों यदि और तो से वाक्य जुड़ रहा है, निश्चित रूप से एक दूसरे पर यह आश्रित है और यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा। यदि तो से कहीं पर भी वाक्य जुड़ा हो, यदि तो, जैसे, तैसे इत्यादि अगर ये शब्द आते हैं साथियों, तो आपको मिश्र वाक्य आराम से उसको पहचानना है। की से वाक्य जुड़ा हो, कि मैंने कहा था कि वह पास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपकी 22 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न,
अशुद्ध है, सत्यानाश, सत्या प्लस नाश, विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, पनघट, पानी प्लस घाट। तो देखो इनमें से जो अशुद्ध आपको लग रहा है उसका चयन 23 में करना है। साथियों, पनघट शब्द का निर्माण पानी प्लस घाट से मिलकर हुआ है। किससे मिलकर हुआ है? पानी प्लस घाट बराबर पनघट। दीन प्लस नाथ दीनानाथ बनता है, विशेष संधि के नियम है ये। विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र बनता है, लेकिन सत्या प्लस नाश सत्यानाश, सत्या प्लस नाश नहीं साथियों, सत्य प्लस नाश बराबर सत्यानाश शब्द होता है। सत्य प्लस नाश शब्द क्या बनेगा? सत्यानाश। तो मतलब विकल्प जो एक है आपके 23 में ये क्या है? अशुद्ध दे रखा है। तो प्रथम विकल्प आपके 23 का सही आंसर है, क्योंकि ये क्या है साथियों? असत्य है और इसका सही विग्रह होगा सत्य प्लस नाश। तो विकल्प 1 23 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय लगा हुआ है? सफलता, अधर्म, खिलाड़ी और नयन। तो जिसमें उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है, प्रत्यय भी है, उसका चयन आपको 24 में करना है साथियों। तो अधर्म शब्द को अगर हम देखें, अधर्म शब्द में धर्म मूल शब्द है, उसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग है, मूल शब्द है, लेकिन प्रत्यय नहीं है, यह आपका आंसर नहीं है साथियों। राइट आंसर है सफलता। क्यों? क्योंकि सफलता शब्द में स प्लस फल प्लस ता से सफलता शब्द बना है। स यहाँ उपसर्ग है, ता यहाँ प्रत्यय है और फल यहाँ मूल शब्द है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 1 है 24 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 25 है, किस शब्द में यण संधि व उपसर्ग लगा हुआ है? तो समागम, गत्य अनुसार, प्रत्यय और दुष्परिणाम। दो चीज़ें देखनी है, यण संधि भी होना चाहिए और उपसर्ग भी होना चाहिए। संधि कौन सी? यण होना चाहिए साथियों। तो देखो सम प्लस आगम, समागम, उपसर्ग तो सम है लेकिन संधि दीर्घ है। गति प्लस अनुसार, गत्यानुसार, उपसर्ग तो उपसर्ग नहीं है और संधि यण है, तो आंसर नहीं। दूह प्लस परिणाम, दुष्परिणाम, विसर्ग संधि है ये तो, मतलब प्रत्यय जो शब्द है यहाँ पर प्रति प्लस आई, क्या है साथियों? प्रति प्लस आई, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और संधि भी कौन सी हो रही है? यण हो रखी है इसमें। तो 25वें में आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। 25वें में कौन सा विकल्प सही है? आपके तीसरा विकल्प सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, निवेदन करता हूं आप सभी से। तो चलिए 26वां प्रश्न, किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पानी प्लस हारा, पनिहारा, चाचा प्लस एरा, चचेरा, राधा प्लस ए राधे, दीति प्लस दैत्य। तो देखो जिस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है उसका चयन आपको 26वें प्रश्न में करना है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। पानी प्लस हारा, पनिहारा सही है ये। चाचा प्लस एरा से चचेरा बनता है, राधा प्लस ए राधे बिल्कुल सही है। लेकिन दैत्य शब्द का निर्माण दीति प्लस ये से नहीं हुआ है साथियों, दीति प्लस ये से हुआ है, दीति प्लस ए से नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल दीति प्लस ये दैत्य बनता है, लेकिन दीति प्लस ए दैत्य नहीं बनता है। तो जो 26वां प्रश्न है ये क्या है? अशुद्ध है साथियों। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 26 में सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 27 पे हम आ गए हैं। आपके प्रश्न नंबर 27 है, बीचे बीच शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो साथियों बीचों बीच का समास विग्रह क्या होता है? बीच ही बीच में। क्या होता है? बीच ही बीच में, उसको क्या कहा जाता है? बीचों बीच। अब एक अव्ययभाव समास का एक नियम ये कहता है, इसमें अव्ययभाव समास है कैसे हैं? क्योंकि अव्ययभाव समास का एक नियम क्या कहता है कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है साथियों? पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, घर घर साथियों, ये चीज़ें क्या है? ये शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द है। तो इन सभी में अव्ययभाव समास है। विकल्प 1 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देखो। 28वां प्रश्न है, दादा शब्द का बहुवचन होगा? दादाओं, दादो, दादे या कोई नहीं? तो साथियों जो दादा शब्द होता है इसका आपको बहुवचन बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 28 में।
तो दादा का दादाओं या दादो या दादे ऐसा कोई बहुवचन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कोई नहीं वाला जो आपके चौथा विकल्प है आपके 28 में वो सही आंसर होगा। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न सही हुए और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बता कर जाइएगा साथियों। तो 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सामान्य भूतकाल का उदाहरण है? श्याम गांव गया था, आकाश पुस्तक पढ़ता है, राधिका ने गीत गाया और वह पढ़ता तो पास हो जाता। देखो सामान्य भूतकाल मतलब क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से हुई है। तो श्याम गांव गया था ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। राधिका ने गीत गाया, गा लिया साथियों, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो रही है। विकल्प 3 आपके 29 में सही है, वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये हेतुमत भूतकाल का है और आकाश पुस्तक पढ़ता है तो ये तो वर्तमान में चला गया। तो ओनली दूसरा ही विकल्प आपके तीसरा ही विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेंगे। तो अंतिम और 30वां प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई लोग रहते हैं, निम्न वाक्य में पदबंध बताई है। क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। तो देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर क्या है साथियों, यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ तक हो रही है? जयपुर। तो जयपुर एक संज्ञा शब्द है और यहाँ पर ये जो पदबंध है इसमें भी संज्ञा पदबंध का ही प्रयोग हुआ है। तो 30वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला पेपर है वो आपके पेपर नंबर 54 है साथियों। टोटल टेस्टों की संख्या कितनी है? 100 है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप यहाँ टेस्ट अटेंड कीजिए और गारंटीड है ऐसी चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिल सकती साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।